हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेके 6 तक सभी क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लिए थे और अपना कंसेप्ट भी पार्शियल फ्रैक्शन का अच्छे से समझ लिया था, सभी फॉर्मूलाज भी अच्छे से कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। तो उससे पहले हम एक बार अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारी पार्शियल फ्रैक्शन से कितनी फॉर्म होती है, मतलब फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फंक्शंस क्या कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले रिवाइज कर रहे हैं अभी तो हम। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पी एक्स प्लस क्या हो अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इस ये आपकी रेशनल फंक्शन की फॉर्म है। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन अगर आपको इस टाइप में कुछ गिवन है, पी एक्स प्लस क्या हो अपॉन में एक्स माइनस है एक्स माइनस बी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शंस मेनली डिपेंड होता है डिनोमिनेटर पे, कि किस तरह का आपका डिनोमिनेटर है कि आप उसे किस फॉर्म में डिवाइड करोगे। तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर आपका किस फॉर्म में, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में। 2 फैक्टर है आपके और लीनियर है। लीनियर मतलब एक्स की पावर क्या आपकी 1 है। तो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होता है। जब भी आपका डिनोमिनेटर तो आप उसे कैसे डिवाइड करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो याद रखना, मैंने आपको कहा कि न्यूमिनेटर किसी भी टाइप का हो सकता है, बस वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो न्यूमिनेटर किसी भी टाइप का हो सकता है। अब देखते हैं सेकंड, पी एक्स प्लस क्या हो अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है होल स्क्वायर का, यहाँ पे अगर आपका ए और बी इक्वल नहीं है, आप ध्यान से देखिए, तो आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं। ऐसे अगर ए और बी मतलब एक ही है, ए इज इक्वल्स टू बी, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो उसे आप किस तरह से डिवाइड करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे इस फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाता है बिल्कुल आसान। कैसे करते हैं हम इसे, लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा था हमने। अगर आप एलसीएम लेके देखो तो आपको क्या करना होता है, ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है, और आप ए और बी की वैल्यू निकालते हो तो आपका क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाता है। अब करते हैं थर्ड। इसमें क्या था, अगर आपके पास देखो फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ एक चेंज है, यहाँ नीचे 2 है और यहाँ नीचे 3 है। तो ऐसे मैंने 3 डिनोमिनेटर में तो क्या करा, 3 से डिवाइड कर दिया, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो इस तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ एक्स लिखा है। इसका यूज मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी करते हैं फोर्थ। इसमें देखो सेकंड और फोर्थ में क्या चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखो, सिर्फ यहाँ एक्स माइनस बी एड हुआ है, न्यूमिनेटर को अभी आपने नहीं देखना है। तो क्या करेंगे, पहले एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तक देखो, क्या लिखोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी तो सिंपल है, लीनियर फैक्टर है, तो सी अपॉन एक्स माइनस बी। फिफ्थ से देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपका कुछ इस फॉर्म में है एक्स माइनस ए और यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड ना हो सके, मतलब इसे आप कन्वर्ट ना कर सके ऐसे कुछ लीनियर फैक्टर्स में। तो इसलिए इसकी कैसे करते हैं हम, ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसके लिए तो सिंपल हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, लीनियर इक्वेशन। कैसे, बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए, यहाँ सी छोटा है और यहाँ पे सी बड़ा है, तो मतलब इन दोनों सी में चेंज है। तो बी एक्स प्लस सी, तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे। अब मैंने यहाँ एक नोट लिखा था, कल भी मैंने अच्छे से बताया था, क्या है इसका मतलब, वेन एवर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एंड देन सॉल्व इट। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से, या फिर इक्वल है। क्या कहा मैंने, ये न्यूमिनेटर है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री आपको पता होगी, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, सॉरी 2 है, इसकी डिग्री क्या है 2, और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री आएगी 3। तो ये क्या है, आपकी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्या है ये आपकी प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ऐसे अगर आपका न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल होती है, जैसे इस केस में तो आप देख सकते हो कम है न्यूमिनेटर की डिग्री, ऐसे ही आपको ऊपर भी देख सकते हो हर केस में न्यूमिनेटर की डिग्री क्या कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से। लेकिन अगर आपके न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल होती है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन 6 कल डिस्कस किया था, तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आज भी आएंगे हमारे। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेंगे अगर आपने 1 से लेकर 6 तक करे हैं अच्छे से क्वेश्चन। तो ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ध्यान से देखो,
इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? अभी मैंने सारी फॉर्म्स आपको रिवाइज कराई, तो नीचे पहले डिनोमिनेटर को ही देखते हैं हम अपनी फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अगर आपका होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? जब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो मैंने अच्छे से बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड ना कर सके, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसे लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, तो इससे हमारे लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। तो यही आपका आज के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होगा। क्या है? ये लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है, तो इससे हम क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मतलब ऊपर हम लीनियर नहीं लिखेंगे। लेकिन ये लीनियर फैक्टर में डिवाइड नहीं हो सकता, तो मतलब हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? लीनियर वाला। तो ए एक्स प्लस बी हमने ऊपर लिख दिया, और नीचे सेम टू सेम प्लस सी अपॉन में दिस। हो गया इतना क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं हम? अपनी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करो, यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ एक्स बचा, हम दूसरी कॉपी पे करते हैं एक बार कैलकुलेशन, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा एलसीएम लेके, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब ध्यान से देखो, एलसीएम कैंसिल हो रहा है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है। उसके बाद क्या बचा? एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो गया इतना सॉल्व, बिल्कुल सिंपल लगा होगा अभी तक। उसके बाद क्या करते हैं हम? मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सिंपल कैलकुलेशन हो, सिंपल कैलकुलेशन मतलब जैसे हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें भी आप कर सकते हो वाला मेथड। दो मेथड होते हैं इसके बाद सॉल्व करने के। एक मेथड होता है कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आपके जो भी कोफैक्टर्स हैं, मतलब कोफिशिएंट्स है, सॉरी, जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं उन्हें क्या कर दो? कंपेयर कर दो। मतलब एक्स के साथ जो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा और जो यहाँ पे है 1 है यहाँ पे, तो उन्हें कंपेयर कर दो, तब भी आपकी एबीसी की वैल्यू आ जाती है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? कुछ ना कुछ पुट करके। पुट कैसे करते हैं हमने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से पढ़ा था कैसे पुटिंग करते हैं। जैसे ये एक्स माइनस 1 आपका एक फैक्टर है, तो कैसे पुट करोगे? एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करके देखो, एक्स की वैल्यू आई 1, तो 1 आप पुट करके देख लो। 1 आप पुट करोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, किसी एक की इन तीनों में से वैल्यू आ जाएगी। करा मैंने, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पे a प्लस बी बचेगा, और 1 माइनस 1 हो गया 0। तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? 2 और c, 2c बन जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब नेक्स्ट फैक्टर बना के देखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी वैल्यू है नहीं x की जो इसे 0 कर दे, तो इसलिए हम यहाँ से तो कोई वैल्यू ले नहीं सकते। यहाँ पे तो अगर हम 1 पुट करते तो ये 0 हो गया पूरा, लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये c की वैल्यू 0 तो नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई दो टर्म्स x के अपने आप ले लेते हैं, दो वैल्यूज हमने अपने आप ले ली। तो मैंने x को 0 पुट करके देख लिया, तो जैसे ही मैंने यहाँ 0 पुट करा तो मेरे पास क्या हो गया है? यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बनेगा? b x माइनस 1, यही बनेगा ना, x का 0 ही है तो b की वैल्यू माइनस b बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस c, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप x को कुछ और भी पुट कर सकते हो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान होती हो। मैंने 2 पुट कर लिया, तो मेरे पास ये कैलकुलेशन बनेगी। अब मेरे पास b और c की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे b और c की वैल्यू डाल दी, तो मेरी a की वैल्यू भी आ गई। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था एबीसी की वैल्यू निकालने का। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या करना है, देखो ये आपको पता है कि ये इसके इक्वल है, तो अगर आप ए बी सी की यहाँ वैल्यू डाल देते हो और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो इसके बराबर ही होगा। ठीक है ना, आ गया होगा समझ? तो हमें क्या निकालना था? इसका इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास अपने आप इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारी? -1/2। तो हमने क्या करी? ए की वैल्यू डाली -1/2 एक्स, प्लस बी की वैल्यू डाली 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 1/2 अपॉन में x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे या फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, बात एक ही है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यही होता है हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस का फायदा, इससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अब ए बी सी की वैल्यू आ गई और हमने पुट भी कर दी। हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट इंटू dx। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन का रूल होता है कि आप सम में क्या है, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इन दोनों को भी अलग अलग कर सकते हैं, देखो प्लस में है ये, तो इन दोनों को भी अलग अलग कर देते हैं। क्या बनेगा? -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दिया है,
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 इंटू dx। अब इन सबकी इंटीग्रेशन आपको मैं होप करती हूँ अच्छे से आती होगी, अगर आपने एक्सरसाइज 7.4 तक अच्छे से कर रखी है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार कैसे करेंगे इनकी इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी सब्स्टिट्यूशन से। सबसे सिर्फ मैं इसके लिए कह रही हूँ, देखो मैंने लाइन लगा रखी है, तो सिर्फ इसके इंटीग्रेशन आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। कैसे? x² + 1 को इक्वल्स टू t पुट करो तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब होता है, हम दोनों साइड क्या करते हैं, इसके बाद डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया, तो x dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2। तो x dx इज इक्वल्स टू dt/2 आ गया। इतना समझ। -1/2 तो बाहर ही रहेगा, कॉन्स्टेंट था, और इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/4 log t, यही बनेगा। 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, और आपको t की वैल्यू जरूर रिप्लेस करनी है, लास्ट में लिख देना x² + 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/2, ये दोनों तो ऐसे ही लिखे हैं मैंने कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 1/x² + 1²। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 7.4 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/a। a की वैल्यू क्या है 1 tan इनवर्स x/a प्लस 1/2 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 प्लस c। अब मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी यहाँ पे, आप कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जैसे इसका तो आप ये स्टेप चला रहे हो, इसके बाद आप क्या करते हो, ये स्टेप करते हो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देते हैं और इसका भी यहाँ पे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन बाद में करते हैं। मतलब यहाँ पे आपने डायरेक्ट इन दोनों का इंटीग्रेट लिख दिया और उसके बाद ये लास्ट आंसर लिख दिया। इससे क्या होता है, एक गलती हो जाती है, जैसे कि हमें पता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको हमेशा साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन यहीं पे लिख दोगे तो आपको साथ में इसका कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे तो साथ में इसका भी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ऐसे आप जो एक कांस्टेंट लगाओगे उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको एक अलग से कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो आपका थोड़ा सा स्टेप गलत हो जाता है और बच्चे भूल भी जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके सभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में आप एक साथ ही सब सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन लें। तो जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया, लेकिन इंटीग्रेशन मैंने सबका एक साथ लिया और एक कांस्टेंट लिख दिया c। तो इसका मतलब ये इन सभी का कांस्टेंट है। होप करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन ऑफ x x-1 का होल स्क्वायर x + 2 इंटू dx। तो इसके इंटीग्रेशन हमें करनी है। कैसे करेंगे इसके इंटीग्रेशन? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हमारी x-1 का होल स्क्वायर वाली हमारी कौन सी टाइप थी? सेकंड टाइप थी। मैंने अच्छे से बताया था होल स्क्वायर वाली कौन सी टाइप थी? हमारी सेकंड टाइप थी। तो सेकंड टाइप में हमने क्या किया था, a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 है ऊपर तो 2 बार आपको इसको लिखना है, पूरे के ऊपर है ना स्क्वायर, तो 2 बार आपको इसको लिखना है, प्लस c/x + 2। सिंपल हो गया। और अगर आपको नहीं पता कि आपके कौन से क्वेश्चन किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, 23 तक आपकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आपको नहीं पता कौन से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि कौन सा क्वेश्चन आपका किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप वहां से जाके नोट कर सकते हैं। मैंने अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में आपका आता है, तो उससे आप इजिली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद x इज इक्वल्स टू, अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम ले, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, तो क्या बन जाएगा a, जो आपका वैसे नीचे होता है ना वो इसके साथ में नहीं आता। तो जैसे x-1 ये तो स्क्वायर वाला है, तो x-1 x + 2 ये बनेगा इसके साथ, प्लस b। अब देखो x-1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, तो इसके साथ क्या आ जाएगा x + 2 प्लस c। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, बिल्कुल इजी रह जाएगा आपके लिए। उसके बाद क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कैसे निकालनी है वैल्यू, इसको 0 पुट करो तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1, तो x को 1 पुट करके देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपका ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ b, तो 3 भी बनेगा। ध्यान से कैलकुलेशन करना, अपने आप समझ आएगा। 1 पुट करोगे ना, 1 - 1 0, तो ये वाली पूरी टर्म 0, ऐसे ही 1 - 1 0, ये भी पूरा 0, तो सिर्फ बचेगा ये, तो 3b इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। उसके बाद क्या करो, इसको 0 पुट करके देखो तो x की वैल्यू आएगी -2, तो -2 पुट करके देखोगे तो ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो सिर्फ c की वैल्यू बचेगी, तो c की वैल्यू आएगी -2/9। उसके बाद क्या कर सकते हो, x को 0 पुट करके देख लो, क्योंकि और कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो x को क्या कर लो, 0 पुट कर लो। तो 0 पुट करोगे तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी। उसके बाद क्या करना है, a और b और c की हमारे पास वैल्यू आ गई थी, तो उन दोनों को यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन बनेगी। चेकआउट जरूर करना, एनसीईआरटी के आपके मैथ के हर क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। a की वैल्यू आ गई 2/9, तो अब क्या करना है, सिर्फ इन तीनों में वैल्यू डाल के देखनी है। तो देख लेते हैं इन तीनों में वैल्यू। a की वैल्यू क्या आई हमारी 2/9, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/9 अपॉन में
1/x-1 इंटू dx। 2/9 को हम इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस उसके बाद b की वैल्यू क्या थी 1/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx, प्लस c की वैल्यू क्या आई -2/9, तो हमने क्या लिखा -2/9 इसकी जगह पुट कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 2 का होल, मतलब 2 होल स्क्वायर तो नहीं है, इंटू dx। तब 2/9 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 प्लस 1/3 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से आता होगा आपको, ध्यान से करो, क्या होगा स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या बनेगा -2, तो क्या इंटीग्रेशन बनेगा -2 + 1, कौन से फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, तो क्या होता है x⁻n+1, बेसिक फॉर्मूलाज में हमने अच्छे से पढ़े थे, तो x⁻n+1 अपॉन में n+1, तो n की वैल्यू क्या होगी -2, तो -2 + 1 -1, यहाँ पे भी -1, अब -2/9 log x+2 + c, तो इसी तरह से हो गया ये सॉल्व। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी हो कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट आप चाहो तो बुक से मैच भी कर सकते हो। द इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन में x³ - x² - x+1 इंटू dx, तो इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। अब देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में इसमें, क्योंकि आपको नीचे फैक्टर्स बना के नहीं गिवन है, तो फैक्टर्स हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, x² कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो क्या बनेगा x-1, यहाँ से -1 कॉमन लो तो बनेगा x-1, तो फैक्टर क्या बन गया x-1 और एक बन गया x² - 1, ऊपर क्या था आपका 3x + 5, हो गया इतना। उस बाद क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कौन सी टाइप बनी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी, क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, मैंने अभी भी अच्छे से समझाया था, क्या था उसका मतलब, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी नॉन फैक्टराइजेबल है, मतलब अगर आप उसे फैक्टराइज करना चाहें लीनियर फैक्टर्स में तो वो नहीं कन्वर्ट हो, तब आप वो वाली फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो आपकी कन्वर्ट हो सकती है। कौन सी बनेगी, x+1 x-1, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे लीनियर फैक्टर्स में। और एक और लीनियर फैक्टर था हमारे पास x-1, तो ये बन गया x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। तो यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर बनेगा और x+1 बनेगा। हो गया इतना। अब तो आपको याद होगा यहाँ क्या है, होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, तो क्या होगा, अलग अलग करके 2 बार लिखेंगे, तो a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1, हो गया इतना। उस बाद क्या करा, 3x + 5 = a x-1 x+1 प्लस b x+1, यही बनेगा, एलसीएम लेके देख लो, यही बनेगा यहाँ पे c x-1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से निकालो x-1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1, तो 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा आपका 8, यहाँ पे बन जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो ये तो होगी 0, ये भी हो गया 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2b, तो 2b, तो b की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही यहाँ से निकाल के देखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1, तो -1 पुट करेंगे, तो -1 करेंगे तो यहाँ वाला 0 हो जाएगा। उसके बाद ये भी 0, तो यही बचेगा सिर्फ। उसके बाद c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जैसे 0 मतलब और कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा ना, तो 0 पुट कर देते हैं, या फिर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर सकते हैं जिससे आपको इजी लगे। तो इससे आपकी a b c की फॉर्म में बन जाएगा, b और c की वैल्यू हमारे पास है पहले से, तो a की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल हो गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, -1/2 और यहाँ पे क्या होगा x-1 इंटू dx प्लस b की वैल्यू क्या थी 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस c की वैल्यू क्या थी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इंटू dx। अगर आपको इस स्टेप में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप लास्ट वीडियो एक बार जरूर चेकआउट करना, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डिटेल में। -1/2, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log x-1 प्लस 4, अब इसकी इंटीग्रेशन हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी की थी, तो वही वाली होगी यहाँ पे, प्लस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log x+1 प्लस c। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, अगर आपको अपने कंसेप्ट अच्छे से आता है तो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 अपॉन में x² - 1 2x + 3 इंटू dx। तो समझ आ गया होगा यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है, x+1 x - 1 फिर 2x + 3 इंटू dx, ऐसा बन गया। अब क्या लिखना है, a/x+1 प्लस b/x-1 प्लस c/2x + 3। तो बिल्कुल सिंपल टाइप होगी, इसमें तो आपका कुछ भी क्वाड्रेटिक नहीं है। उसके बाद 2x - 3 = a x - 1 2x + 3,
प्लस बी एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब फैक्टर निकालने थे तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकलेगी 1, तो 1 जैसे ही लिखोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/10। ऐसे ही यहाँ से एक और निकाल के देखो, इसको पुट करोगे 0 के इक्वल तो -1 आएगी x की वैल्यू, उससे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। क्यों a की वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। -1 पुट करी हमने तो ये यहाँ पे -1 + 1 0, तो b के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ ये, तो a इसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी -1 पुट करने के बाद -5 बनेगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब x की वैल्यू एक और यहाँ से निकालते तो क्या बनेगी -3/2, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास -3/2। तो इसमें आपको कुछ और लेना ही पड़ा, 0 वगैरह कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप चाहो तो 0 भी ले सकते हैं, तो 0 ले लो या फिर -3/2 ले लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ आपकी c की वैल्यू आएगी -24/5, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं, पुट करना है सिर्फ, अब तो कुछ नहीं बचा। a की जगह पुट करो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 प्लस b की जगह पुट करो, क्या पुट करना है b की जगह -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c की जगह पुट करो -24/5, उसके बाद 1/2x प्लस 3 इंटू dx। अब तो कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। 5/2 log x प्लस 1 -1/2 log x माइनस 1 माइनस, अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या करना है -24/5, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log 2x प्लस 3, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, तो log 2x प्लस 3। उसके बाद क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसके बाद जो भी आपका अंदर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उससे डिवाइड करते हैं। तो ये आपका लीनियर फंक्शन अंदर क्या है 2x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2, और उससे हमें क्या करना है इसे डिवाइड करना है। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट में इंटीग्रेशन की पढ़ा था, सबसे पहली वीडियो थी जो हमारी इंटीग्रेशन की। प्लस सी हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू dx। तो इसे भी कन्वर्ट करना आ गया होगा, कैसे करेंगे x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू dx। तो इस तरह से आपको इसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद 5x अपॉन में x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2, तो इस प्लस 2 और यहाँ पे -2, तो इस तरह से आपको इसे लिखना है। मैं तो कहती हूँ कि आपको खुद सॉल्व करके देखना चाहिए एक बार ये वाला क्वेश्चन, इससे आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। 5x इज इक्वल्स टू, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार, a एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस c एक्स माइनस 2 तो नीचे है ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हो गया। उसके बाद क्या करो, x को क्या कर दो -1 पुट, x माइनस 2 पुट होगा ना, यहाँ पे देखो x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो -2 पुट हो जाएगा, उससे आपकी b की वैल्यू आएगी। उसके बाद x को 2 पुट कर दो, यहां से चेक करके देखो इससे निकलेगा, x माइनस 2 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आती है c की वैल्यू, ध्यान से देखो, 2 पुट करा तो ये हो गया 10, और यहाँ पे 2 पुट करके देखो 2 माइनस 2 0, तो ये वाली टर्म पूरी 0, 2 माइनस 2 0, तो ये भी पूरा 0, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आपका बन जाएगा 12c, तो c की वैल्यू हो गई 5/6। ऐसे x की वैल्यू एक और फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, तो इससे -1 निकाल ली और a की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आई 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू dx प्लस b की वैल्यू आई -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx प्लस इसकी वैल्यू क्या आई 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू dx। हो गया इतना सॉल्व। अब 5/3 log x प्लस 1 -5/2 log x प्लस 2 प्लस 5/6 log x माइनस 2 प्लस c। हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो अब करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। होप करती हूँ अभी तक बिल्कुल सिंपल लगे होंगे सारे क्वेश्चन, तो ये भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो जब हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन, मतलब ये वाली वीडियो जब हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रेशनल फंक्शंस होते हैं जिनमें आपके न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो ये देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो ये कौन से फंक्शंस होते हैं आपके इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। तो इसे कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉन्ग डिवीजन से पहले इसे डिवाइड करना। तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बाहर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लॉन्ग डिवीजन तो आती होगी आपको, क्या करना है एक्स बाहर लिखो क्योंकि अंदर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स ये बनेगा। उसका साइन चेंज करते हैं हम,
साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करके बन जाएगा 2x + 1। तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे ये वाला x × dx प्लस दिस अपॉन दिस। इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है। ये है आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अपॉन दिस। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 1, यहाँ अपॉन में आएगा आपका x² + 1, तो x² - 1। तो इसी फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? सबसे पहले ये लिखते हैं x, इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस दिस अपॉन दिस। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास यही बनेगा। तो इतना हो गया। अब आपको देखो, ध्यान से देखना, इसकी इंटीग्रेशन आती है? हाँ आती है। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी रह गई। इसकी इंटीग्रेशन क्या है? 2x + 1, इसको डिवाइड करो x - 1 और x + 1 × dx। तो इसके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पहले अलग से निकाल लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन और फिर दोनों का एक साथ आंसर लिख देंगे। तो कैसे करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन में अलग से लिख रही हूँ, तभी मैंने यहाँ 4 बनाए थे कि सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन है। तो याद रखना लास्ट में इसकी इंटीग्रेशन भी जरूर करनी है। तो क्या कर रहा है? इसकी इंटीग्रेशन आएगी a/x - 1 × dx प्लस b/x + 1 × dx। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ dx लिख देते हैं क्योंकि यहाँ मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। उसके बाद कैलकुलेशन करो, 2x + 1 ax + 1 bx - 1, यही बनेगा। तो ये मैंने सिर्फ लिखने के लिए लिखा है कि यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ दिस × dx = दिस। कैलकुलेशन में तो हमें ये इसी को यूज करना है, सिर्फ दिस और ये बीच वाले को, पता है ना कैसे। तो उसके बाद 2x + 1 ax + 1 प्लस bx - 1। तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे? -1। अभी तक तो अच्छे से आ गया होगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे? 1। तो जैसे पुट करा, a और b की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन भी बिल्कुल सिंपल है इसकी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, ये लिख दिया, प्लस इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी होगी। तो 3/2, a की वैल्यू 3/2 थी ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 × dx प्लस b की वैल्यू क्या है? 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 × dx। तो क्या आ गया? x² / 2 प्लस 3/2 log x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c। तो इसी तरह से हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।